चलिए, तो वेरी गुड इवनिंग शुभम जी, प्रवीण जी, मधुस्मिता, लिपन, प्रवीण, अभिजीत, विशाल, बंटी, शत्रुघ्न जी, अरविंद जी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, कैसे हैं सब लोग? फटाफट से पब्लिक चैट में हेलो हाय गुड इवनिंग जो आपके मन में है। अगर हमको गाली देने का मन कर रहा है कि इतना सर्दी में जहाँ पे सोने का समय है वहाँ पे हम लोग क्लास कंडक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप गाली भी दे सकते हैं। बट वो गाली इधर पब्लिक में नहीं देना है, पर्सनली मेरे व्हाट्सएप में देना है ना। वेरी गुड इवनिंग। चलिए, लिपन जी बढ़िया है। मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ शुभम जी, थैंक यू सो मच। चलिए, जयप्रकाश जी आपका भी तबीयत ठीक ठाक है। चलिए, तो हम लोग आज सीसीएस कंडक्ट रूल को स्टार्ट करेंगे, और लास्ट दिन जैसे हम लोगों का डिस्कशन हुआ था कि हम लोग सर्विस रूल को भी कंटिन्यू करके चलेंगे, और साथ में आपका पेपर वन का भी जो आईपी एग्जाम के सिलेबस में जो पेपर वन में भी है, जैसे हम लोग आईपीओ पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 को देख रहे थे, तो उसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964 के बारे में, सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के बारे में। और कुछ दिन से हम लोग देख रहे थे कि कुछ लोग हैं जो आपका एम्स के ऊपर, एम्स का जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस वगैरह होता है, जैसे मुझे लग रहा है रवि रंजन जी शायद एम्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ले रहे होंगे। कुछ और भी लोग हैं, विद्यार्थी हैं जो आपके एक, अच्छा शुभम जी आप भी दे रहे हो, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो आपको भी सेंट्रल जो डिफरेंट सीसीएस का डिफरेंट रूल्स जो है उसको पढ़ना रहता है, और भी अदर्स एग्जाम के लिए भी पढ़ना रहता है। तो हम लोग वो सारा चीज़ जो है हमारा कवर मोटा मोटी हो जाएगा। ठीक है, पूरा तो संभव नहीं है क्योंकि ये सब एक समुंदर जैसा है, तो हम लोग पूरा समुंदर तो तैर नहीं सकते, बट नियरेस्ट जो मेरा किनारा है वहाँ तक हम लोग तैर के जा सकते हैं। पूरा तो कवर नहीं होगा, बट मोटा मोटी ओवरऑल एक आइडिया आपको आ जाएगा, और बेसिक लेवल का नॉर्मली जिस प्रकार का सवाल पूछा जाता है वो आपको इसमें कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को, अब जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब सबके लिए मैं हमेशा बार बार एक सजेशन देता हूं कि आप लोग स्वामी का हैंडबुक जो है उसको परचेज कर लीजिए। स्वामी हैंडबुक 2025 आपको मिल जाएगा, तो आप उसको परचेज कर लीजिए, और उस स्वामी हैंडबुक में जो मैटर्स दिया हुआ है उसको जरूर आप कवर करिए। खास करके जो लोग एम्स के एग्जाम दे रहे हैं, जो लोग पोस्ट ऑफिस में इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी दूसरा आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको स्वामी हैंडबुक अगर आप कवर कर लीजिएगा तो एक अच्छा खासा पोर्शन जो है आपका कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन पेपर के लिए भी देखिएगा, स्वामी का एक क्वेश्चन बैंक आता है जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक ऑन सर्विस रूल्स एंड फिनेंशियल रूल्स। तो वो क्वेश्चन बैंक भी आप परचेज कर सकते हैं, वहां से भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप अगर उसको भी कवर कर लेते हैं, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं उसको भी कवर कर लेते हैं, तो बहुत रेयर होगा कि कुछ क्वेश्चन बचेगा जो आपके एग्जाम पे आएगा और आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो वो सारा चीज जो है कवर हो जाएगा। और ये खाली किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, ये सारा एग्जाम के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, और जितना हो सके आप प्रैक्टिस करते रहिए, बस बाकी तो और कुछ है नहीं। ठीक है, तो हम लोग आज सीसीएस रूल, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 जो है इसके ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, और एक क्लास में सीसीएस कंडक्ट रूल मेरा खत्म नहीं होगा, और फिलहाल जिस तरीके से मैं इसको खत्म करने के लिए सोच रहा हूँ, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमको 3 क्लास का आवश्यकता रहेगा। ठीक है, तो टोटल 3 क्लास में हमारा सीसीएस कंडक्ट रूल जो है खत्म होना चाहिए। 2 से 3 क्लास लगेगा, एक क्लास में नहीं होगा, 3 क्लास मान लीजिए आप। तो जिसके भीतर आज का क्लास जो रहेगा उसमें हम लोग इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, सीसीएस कंडक्ट रूल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि टोटल कितना रूल्स है, कौन सा रूल में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात बताया गया है ना, तो वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद कल और परसों, या मतलब द नेक्स्ट डे और सेकंड नेक्स्ट डे जो हमारा रहेगा सीसीएस कंडक्ट रूल के क्लास का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस रूल के जो थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, मतलब पर्टिकुलर जो रूल है, रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 6 है, उसमें क्या बताया गया, उसका भी जो निचोड़ है, उसका भी जो जिस्ट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आज हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह जो है उसके बारे में देखेंगे, कल और परसों में इसके डिस्क्रिप्शन के तौर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि सीसीएस कंडक्ट रूल में जो टोटल कुल 25 रूल होगा, वो सारा रूल में कौन सा रूल में क्या बताया गया
वो आप लोगों को याद रहेगा और आप बता भी पाइएगा। ठीक है, जैसे फिलहाल मैं चलिए आपसे अगर सवाल पूछता हूं तो आपको अगर जवाब आता है तो जवाब देना है। बहुत आसान सा एक रूल है जो एग्जाम पे बार बार पूछा जाता है। रूल नंबर 13 जो है सीसीएस कंडक्ट रूल का, उसमें क्या बताया गया? जो लोग जानते हैं वो लिखिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग डोंट नो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं जानते हैं तो आप डोंट नो भी लिख सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत सारा जवाब हमको ऑलरेडी मिला है ना। अक्षय जी, अभिजीत जी, सीताराम, शुभम, लिपन, रवि, जयप्रकाश, इंद्रजीत, प्रवीण, मधुस्मिता, अनुषुआ, प्रद्युत, शुभेंदु, बंटी, कुलदीप, शत्रुघ्न, दिनेश, वेरी गुड। तो बिल्कुल देखिए अब यहाँ पे इतने लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, तो जो लोग नहीं जवाब दे रहे हैं उन लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई आप लोग भी जवाब दिया करिए। ठीक है, तो जवाब दीजिएगा। चलिए अरविंद जी, आप तो पहले से जुड़े हुए थे मेरे साथ, जितना हमको आपका नाम याद आ रहा है कि पहले भी कुछ क्लास आप किए हैं, तो ये बेसिक सा सवाल है, ये सबको एकदम याद कर लेना है और आज के क्लास में आपको पूरा जुड़े रहना है ताकि आपको, चलिए कोई बात नहीं डीपी सिंह जी, अरविंद जी, आज के क्लास के बाद आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास के बाद आप लोग इसको नहीं भूलिएगा। चलिए एक बात बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं, आपको याद रखना है, ये गिफ्ट के मामले में अनलकी होते हैं। क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं जो हमारा, वो लोग गिफ्ट के मामले में अनलकी होता है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट का गिफ्ट हम नहीं ले सकते। और अनलकी नंबर क्या होता है? नॉर्मली देखिए, ये अनलकी लकी हम मानते नहीं हैं, बट फिर भी याद रखने के लिए 13 इज द अनलकी नंबर। तो रूल नंबर 13 जो है डीपी सिंह जी, अरविंद जी, उसमें क्या बताया गया? गिफ्ट के बारे में बताया गया, याद रहेगा? भूलिएगा आगे बताइए, एक बार कंफर्म करिए पहले। देखिए आप लोग अगर फटाफट से कंफर्म करिएगा तो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 13 जो है वो हमारा बताता है किसके बारे में? वो हमारा बताता है गिफ्ट के बारे में। अच्छा चलिए हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो रूल नंबर 20 में किसके बारे में बताया गया? फटाफट से बताइए। जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो थोड़ा रिकेप्चुलेट कर लीजिए, जो लोग नहीं पढ़िए वो लोगों को हम जब बता देंगे उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा और याद भी रहेगा, है ना। चलिए रवि जी बता रहे हैं कि आउटसाइडर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। शुभम बिल्कुल, कैनवसिंग क्या है? कैनवसिंग 13 ईयर्स। चलिए अरविंद जी बता रहे हैं 13 ईयर नहीं, बिल्कुल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हाँ, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस। ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, बेसिकली पॉलिटिकल भी हो सकता है और आउटसाइडर भी हो सकता है। एक मिनट प्लीज वेट करिए। तो इसमें क्या बताया जाता है? इसमें बताया जाता है कि आउटसाइडर इन्फ्लुएंस जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में नहीं लाना है। जैसे मान लीजिए विशाल जी को पोस्टिंग कर दिया एक दूर गांव में, और विशाल जी को लगा कि मेरा मामा, चाचा, फूफा जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस होल्ड कर, मतलब वो आपका केंद्रीय मंत्री है या कोई बड़े पोस्ट में है, तो चलिए उनसे थोड़ा रिकमेंड करवा देते हैं। तो ये रिकमेंडेशन वगैरह नहीं करना है ना। इस प्रकार से कौन सा रूल में क्या बताया गया, ये हम लोग जस्ट एक जैसे होता है ना कि भाई ट्रेलर है ना, इस प्रकार से कुछ ट्रेलर रहता है जिसमें हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग इस पूरा रूल का जो डिटेल्स है उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो जब हम कंडक्ट रूल के बारे में चर्चा करते हैं तो बेसिकली इस रूल में टोटल कितना रूल है हमको फटाफट से बताइए। सीसीएस कंडक्ट रूल के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो फटाफट से हमको बताइए टोटल हाउ मेनी रूल्स आर देयर। चलिए सीताराम ने जवाब दिया, जयप्रकाश, दिनेश, प्रवीण, बंटी, अभिजीत, लिपन, अब्राहम। अच्छा 23 किसने बताया? जयप्रकाश जी, 23 कहाँ से हो गया? कुछ घट गया? चलिए बाद में आप चेंज कर लिए, 25। अरविंद जी वेरी गुड, है ना। तो टोटल अगर हम लोग देखें सीसीएस कंडक्ट रूल को, अगर हम टोटल डिस्कस करें तो टोटल नंबर ऑफ रूल कितना है? टोटल 25 रूल्स आर देयर, है ना। इसके भीतर कुछ सब रूल्स भी है। अच्छा ये स्क्रीन मेरा, एक मिनट में शेयर कर लेता हूँ, स्टॉप शेयरिंग। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लिख के पढ़ेंगे उसके भीतर। चलिए अच्छा एक बात यहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किए हुए हैं कि सीसीएस कंडक्ट रूल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे पहला शब्द जो दिया गया वो क्या है? सीसीएस। सीसीएस यूज्ड फॉर सेंट्रल सिविल सर्विसेज, है ना, सेंट्रल सिविल सर्विसेज। तो बताइए
जो मान लीजिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग पोस्ट ऑफिस से बिलोंग करते हैं तो इसके भीतर हमारा एक कंसेप्ट ये भी जाता है, वेदर ए पोस्टल असिस्टेंट वर्किंग इन ए पोस्ट ऑफिस इज बिलोंग्स टू सीसीएस और नॉट। इसका जवाब देना है। कोई एक पोस्टल असिस्टेंट है जो एक पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है, वेदर ही और शी बिलोंग्स टू सीसीएस और नॉट, है ना। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिए हैं, बहुत बढ़िया। तो याद रखना है कि ये जो है हमारा सीसीएस के अंदर नहीं आते हैं, तो यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट जो है बिलोंग टू जीसीएस, है ना, जनरल सेंट्रल सर्विस। तो जब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में तो केंद्र सरकार में जो डिफरेंट प्रकार का सर्विसेज है उसको अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो सीसीएस आता है, जीसीएस आता है और आपका एआईएस भी आता है ना। सीसीएस, जीसीएस और एआईएस। और यहां पे हमको याद रखना है सेम रूल आर एप्लीकेबल फॉर सीसीएस एंड जीसीएस, है ना। तो सेंट्रल सीसीएस के भीतर जो लोग आते हैं और जीसीएस के भीतर जो लोग आते हैं दोनों के लिए सेम रूल लागू है, सीसीएस जो रूल है वही रूल लागू है, और एआईएस के लिए आपका सेपरेट सेट्स ऑफ रूल्स आर देयर, है ना। जिस कारण से बीइंग ए जीसीएस हम लोग जनरल सेंट्रल सर्विस वाले हैं, बट फिर भी हमारे ऊपर कौन सा रूल लागू होता है, सीसीएस कंडक्ट रूल जो है वो हमारे ऊपर लागू होता है। क्लियर है। अब इसके अब इसके भीतर क्या है, देखिए सीसीएस और जीसीएस इन दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको और डिटेल्स में हमको जानकारी मिल जाएगा जब हम लोग सीसीएस सीसीए रूल के भीतर जाएंगे, है ना। तो सीसीएस सीसीए रूल के कौन सा रूल में आपका जीसीएस के बारे में बताया गया, कौन बताएगा हमको, जीसीएस के बारे में बिल्कुल रूल 7 जो है सीसीएस सीसीए रूल का, उसके रूल 7 में डिफाइन किया गया जनरल सेंट्रल सर्विस क्या होता है। ठीक है। तो जब हम सीसीएस सीसीए में आएंगे तो वहां पे देखा जाता है कि एक शेड्यूल है और उस शेड्यूल के भीतर जो भी पोस्ट के बारे में, जो भी सर्विसेज के बारे में बताया गया वो सारा आ जाता है किसके भीतर, वो सारा आ जाता है सीसीएस के भीतर। और आउटसाइड दिस शेड्यूल मतलब वो पोस्ट, वो सर्विसेज जिसका जिक्र इस शेड्यूल में नहीं है बट दे आर सर्विंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम जीसीएस के कैटेगरी में ट्रीट करेंगे, जनरल सेंट्रल सर्विसेज के कैटेगरी में ट्रीट करेंगे। इसके अलावा एक और प्रकार का सर्विस हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एआईएस, ऑल इंडिया सर्विस, जिसके भीतर हमारा आ जाता है आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। यहां पे आईएफएस का फुल फॉर्म क्या है बताइए एक बार फटाफट से, आईएफएस का फुल फॉर्म क्या है फटाफट से बताइए पब्लिक चैट में। बिल्कुल, वेरी गुड, आईएफएस स्टैंड्स फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना, इंडियन, विशाल जी फॉरेन सर्विस नहीं है, इस कारण से ही मैं आपको ये बता रहा था आईएफएस स्टैंड्स फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, याद रहेगा ना, आईएफएस स्टैंड्स फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है। तो ये हमारा एआईएस की कैटेगरी में आता है। अब जब भी हम लोग केंद्र सरकार के किसी भी रूल्स को पढ़ते हैं तो ज्यादातर 99.99 क्या 100% आप मान सकते हैं 10 to 100% रूल रहेगा जहां पे 2-3 बातें जो है बताया जाता है कि ये रूल किसके ऊपर लागू नहीं होगा, ये रूल किसके ऊपर लागू नहीं होगा, रूल नॉट एप्लीकेबल ऑन, है ना, किसके ऊपर लागू नहीं होगा। तो इसके भीतर पहला आपका आएगा ऑल इंडिया सर्विस वाला। ठीक है। जो भी सीसीएस के रूल आप देखिएगा ऑल इंडिया सर्विस वाला जो है उसकी उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। फिर क्या आएगा, रेलवे वाला, रेलवे के भीतर जो भी एम्प्लॉयज वगैरह आता है वो लोग अलग से रेलवे के द्वारा जारी किया गया कुछ रूल्स रेगुलेशंस एक्ट्स गाइडलाइंस के द्वारा गवर्न होते हैं, उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। इसके अलावा एनी अदर पोस्ट और सर्विस, एनी अदर, जिन लोगों को प्रेसिडेंट के ऑर्डर में
जिन लोगों को प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा बोला गया कि भाई इन लोगों के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, उन लोगों के ऊपर भी वो रूल लागू नहीं होता है। और सारा रूल में ये वाला एक्सेप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा कि ऑल इंडिया सर्विस वाले के ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा, रेलवे के ऊपर नहीं होगा, और प्रेसिडेंट का जनरल और स्पेशल ऑर्डर के माध्यम से जिन जिन केंद्र सरकारी कर्मचारी के लिए बोला गया कि दिस रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल, है ना, उन लोगों के ऊपर भी ये रूल हमारा लागू नहीं होगा। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए अगर हम डिस्कस करें तो जीडीएस हमारा ग्रामीण डाक सेवक होता है ना, ग्रामीण डाक सेवक, इन लोगों के ऊपर सेपरेट सेट्स ऑफ कंडक्ट रूल्स आर देयर, है ना, इन लोगों के ऊपर ये सीसीएस कंडक्ट रूल लागू नहीं होता है, इन लोगों के ऊपर जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 जो है वो लागू होता है। इस प्रकार से प्रेसिडेंट के द्वारा हर एक जगह पे हो सकता है कुछ ना कुछ लोगों को बाहर रखा गया जिनके ऊपर कोई भी रूल हमारा लागू नहीं होगा। ठीक है, अब ये हुआ हमारा सीसीएस का मतलब जब हम लोग डिस्कस करते हैं उसके बारे में। अब कंडक्ट का मतलब क्या होता है? तो कंडक्ट का मतलब होता है आचरण। कंडक्ट का मतलब होता है आचरण। और यहां पे हमारा सीसीएस कंडक्ट रूल के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो ये रूल हमको क्या बताता है? तो ये रूल हमको बताता है अबाउट द कंडक्ट ऑफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्वेंट है सीसीएस वाला और जीसीएस वाला, उन लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए, वर्क प्लेस में वो कैसे रहेंगे, पर्सनल लाइफ में वो कैसे रहेंगे, है ना, ये सारा बातें जो है हमारा सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 में बताया गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए जब सीसीएस और सीसीएस सीसीए और सीसीएस कंडक्ट रूल को हम एक साथ पढ़ते हैं तो वहां पे उनका खूबसूरती क्या है। देखिए कभी कभी सवाल हमसे पूछा जा सकता है भाई ये रूल जो है लागू कब से हुआ था, है ना, जैसे हमको एक बार पब्लिक चैट में फटाफट से बताइए सीसीएस सीसीए रूल जो है कौन सा ईयर में अप्लाई हुआ था, द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सीसीएस सीसीए। अभिजीत ने जवाब दिया, प्रद्युत, सीताराम और बाकी लोग, जयप्रकाश, लिपन, अक्षय, फटाफट बाकी लोग दीजिए, शुभम वेरी गुड, बाकी लोग, अनुस्वा वेरी गुड, बाकी लोग फटाफट से जवाब दीजिए, इंद्रजीत, मधुस्मिता बिल्कुल, शत्रुघ्न जी, मंटी जी बिल्कुल। अब देखिए ये हमको मिल गया कुलदीप जी। कुलदीप जी ने बोले 30/11/1964। देखिए 30/11/1964 में सीसीएस कंडक्ट रूल लागू हुआ था, सीसीएस सीसीए रूल नहीं, है ना निशा जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया, मंजीत जी बिल्कुल सही बताया, कुलदीप जी याद रहेगा 1965 में। चलिए एक बार डेट बता दीजिए कौन सा डेट से एप्लीकेबल हुआ था? 1 दिसंबर 1965, बिल्कुल। एड्स दिवस जो होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय एड्स डे, 1 दिसंबर 1965 से सीसीएस सीसीए रूल जो है लागू हुआ था, है ना। तो बेसिक फंडा कैसे है देखिए, पहले एक रूल आएगा जो हमको बताएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके बाद ना पनिशमेंट कैसे होगा आप बताओगे? तो सीसीएस कंडक्ट रूल टेल्स अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या हमको करना है और क्या नहीं करना है। और सीसीएस सीसीए रूल बताता है जो करना था अगर मैंने वो नहीं किया और जो नहीं करना था अगर मैंने वो कर दिया तो कैसे हमको पनिशमेंट दिया जाएगा, उसका प्रोसीड्योर क्या रहेगा, बचने के लिए क्या क्या आपका प्रावधान दिया गया, सारा बातें जो है सीसीएस सीसीए रूल में बताया गया। जिस कारण से सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 में आया और आके बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, और सीसीएस सीसीए रूल अगले साल आया और बता दिया कि जो हम बोले थे ना पिछले साल, अगर वो नहीं करोगे तो तुमको ऐसे पनिशमेंट देंगे, अगर नहीं करोगे तो ये पनिशमेंट देंगे। तो ये सारा बातें हमारा सीसीएस सीसीए रूल में बताया गया, है ना। अब ये सीसीएस कंडक्ट रूल को जब हम डिस्कस करते हैं, इसको बेसिकली हम दो, मतलब इसको देखिए ये ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बट समझने के सुविधा के लिए, याद रखने के आसानी के लिए हम लोग इसको दो हिस्से में बांट सकते हैं, है ना। एक बोल सकते हैं हम लोग कि स्ट्रक्चरल रूल, है ना, है ना, और एक बोल सकते हैं हम लोग कंडक्ट स्पेसिफिक रूल्स, है ना। स्ट्रक्चरल रूल्स के भीतर क्या होता है? तो जो रूल बेसिकली सारा प्रकार के एक्ट्स और रूल्स के भीतर रहता ही रहता है। जैसे जैसे मान लीजिए इसके भीतर आ जाएगा मेरा रूल नंबर 1, सीसीएस कंडक्ट रूल के रूल नंबर 1 में क्या बताता है, कौन बताएगा बताइए फटाफट से। रूल नंबर 1 में क्या बताया गया?
सीसीएस कंडक्ट रूल का रूल नंबर 1 में अगर हम आएंगे तो क्या बताया गया, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, है ना। फटाफट से बताइए, पब्लिक चैट में बताते भी नहीं है, कंजूसी करते हैं आप लोग। चलिए रवि जी ने जवाब दिया, तो क्या बताया गया रूल नंबर 1 में, रूल नंबर 1 में बताया गया शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो इस रूल का नाम क्या है ना, कब से ये रूल लागू हुआ और किन किन लोगों के ऊपर ये रूल लागू होता है, प्रभावी होता है, ये कहाँ पे बताया गया, रूल 1 में बताया गया। तो ये हमेशा हर एक रूल के भीतर ये वाला प्रावधान आपका रहता है, ठीक है। फिर बताया गया रूल 2, रूल 2 भी आपका सबसे कॉमन वाला रूल रहता है, जहां पे बेसिकली डेफिनेशन जो है, संज्ञा जो है उसके बारे में बताया गया। तो रूल 2 क्या बताता है, ये हमको बताता है डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। इसके साथ इसके बाद हम लोग रूल 1 और रूल 2 के बाद आ जाते हैं इसके लास्ट वाला रूल में, आपका 23, रूल 24 और रूल 25। तो 23 में क्या बताया गया, तो 23 में याद रख लीजिए इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, फटाफट से आपको पब्लिक चैट में जवाब देना है। रूल 13 में गिफ्ट के बारे में बताया गया था। अब आप हमको बताइए, मैं किसी का जन्मदिन चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कुलदीप सिंह राठौड़ जी का बच्चे का जन्मदिन है, ठीक है। तो उस दिन कुलदीप जी अब कुलदीप जी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है। तो बच्चे के जन्मदिन में कितने अमाउंट का मैक्सिमम गिफ्ट वो ले सकते हैं, कितने अमाउंट का मैक्सिमम गिफ्ट ले सकते हैं, फटाफट से बताइए, है ना। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है। तो यहां पे हम बता देते हैं कुलदीप जी जो है ग्रुप बी एम्प्लॉय है, कुलदीप जी जो है वो ग्रुप बी एम्प्लॉय है, ग्रुप बी के हैं, ठीक है, ग्रुप बी गवर्नमेंट सर्वेंट है। 15,000 का, चलिए बहुत अच्छी बात है। लिपन भी बोले 15,000, 5,000, कुछ लोग बंटी बोले 5,000, अनुसुआ जी भी बोले 15,000। चलिए हमको याद करना पड़ेगा पहले वो वाला टेबल, ग्रुप बी था। तो हम लोग देखिए, हम लोग क्या देखे थे, टेबल याद करके देखिए, हमारे जो टेबल था गिफ्ट का, वहां पे 2 स्लैब था, है ना। एक में क्या था, वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल्स, है ना, इस प्रकार का जो ओकेशन होता है। रूल 13 जो है अगर हम उसमें आएंगे तो वहां पे क्या क्या बताया गया था, वेडिंग, एनिवर्सरीज, फ्यूनरल्स एंड रिलीजियस फंक्शन। तो इस जगह पे ग्रुप बी गवर्नमेंट सर्वेंट को 15,000 अमाउंट का गिफ्ट लेने के लिए दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या बोले थे, बर्थडे, तो ये कहां पे आ जाएगा, अदर केसेस के भीतर आ जाएगा। और ग्रुप बी के लिए कितना है, 5,000 है, क्योंकि 2,000, 5,000 और 5,000 का स्लैब हमारा यहाँ पे बनाया हुआ है ना। तो क्योंकि कुलदीप जी एक ग्रुप बी का गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 5,000 का गिफ्ट ले सकते हैं। अब सवाल ये होता है, वो 5,000 का गिफ्ट एक आदमी से ले सकता है, या मान लीजिए 500 गेस्ट को इनवाइट किए हुए थे, 500 गेस्ट को मिला के ले सकते हैं, है ना। तो कंडक्ट रूल में इसके बारे में कहीं पे नहीं बोला गया कि 5,000 का जो अमाउंट होगा वो एक आदमी के लिए होगा या सबको मिला के होगा। बिल्कुल रूल में कोई आपका बातें इसके बारे में बताया नहीं गया, कोई चर्चा नहीं किया गया। तो यही बात बताया जा रहा है कि अगर कभी ऐसा केस आता है जहां पे कंफ्यूजन होता है आपके साथ, जो आपका मान लीजिए हायर अथॉरिटीज है उनके साथ या किसी और के पास, जहां पे हम जब रूल को पढ़ रहे हैं मेरे पास ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्या होना चाहिए, तो वहां पे हम लोग आते हैं रूल 23 में, जहां पे बताया गया इंटरप्रिटेशन के बारे में। रूल 23 क्या बताता है, इंटरप्रिटेशन के बारे में। और यहां पे क्या बोला गया, बोला कि इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज relating to the interpretation of this rule, it shall be referred to the government whose decision shall be the final। तो अगर कभी इंटरप्रिटेशन लेके झंझट आएगा तो किसका डिफिन आपका ये होगा, किसके पास जाएगा, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, केंद्र सरकार के पास जाएगा, और वहां से इसका क्लैरिफिकेशन आएगा। तो इंटरप्रिटेशन का पावर किसको दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, कि ये 5,000 जो है एक आदमी का है या सबको मिलाकर है। क्लियर है। तो इंटरप्रिटेशन के बारे में आपका कहां पे बताया गया, रूल नंबर 23 में बताया गया, ठीक है, याद रहेगा। इंटरप्रिटेशन के बारे में आपका रूल 23 में बताया गया, ठीक है। चलिए
अब इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2-3 केस ऐसा होगा जिसमें इंटरप्रिटेशन का आवश्यकता होगा। क्या याद रखेंगे कि 2-3 केस, मुश्किल से ज्यादा नहीं होगा, 2-3 केस ऐसा रहेगा जिसमें हमको इंटरप्रिटेशन का आवश्यकता रहेगा, अदरवाइज सारा चीज जो है क्लैरिफाइड है ना। तो 2-3 केस में ही इंटरप्रिटेशन का आवश्यकता होता है। फिर आते हैं हम लोग रूल 24। रूल 24 क्या बताता है? तो ये हमको बताता है डेलीगेशन पावर। रूल 24 हमको क्या बताता है? ये हमको बताता है अबाउट डेलीगेशन पावर। तो डेलीगेशन पावर में क्या बताया गया? तो डेलीगेशन पावर के भीतर बोला जा रहा है कि 2 पावर को छोड़ के बाकी सारा पावर जो है डेलीगेट किया जा सकता है। कौन सा पावर को डेलीगेट नहीं किया जाएगा, ये सवाल एग्जाम पे आपका पूछता है कि कौन सा 2 पावर है जिसको डेलीगेट नहीं किया जाएगा। तो एक होता है इंटरप्रिटेशन का पावर, ठीक है, एक हो गया इंटरप्रिटेशन का पावर और दूसरा डेलीगेशन का पावर। ठीक है, डेलीगेशन का पावर डेलीगेट करने क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो मान लीजिए कि ये बहुत सारा जगह पे क्या होता है ना कि हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए हम पोस्टल डिपार्टमेंट का एग्जांपल ले ले कि पीएमजी सर ने कॉल किया डीपीएस को। डीपीएस ने क्या कर दिया? डीपीएस ने बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे, इसको क्या करते हैं, सुपरिटेंडेंट को कॉल दिया। सुपरिटेंडेंट ने कॉल किया किसको? मान लीजिए इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर ने कॉल किया जीडीएस को। अब जीडीएस ने कॉल कर दिया आउटसाइडर को। तो डेलीगेशन का फल में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा एक्चुअल काम जो है वो होता ही नहीं है। तो डेलीगेशन कौन कर पाएगा इसके ऊपर फिक्स कर दिया कि भाई चलो तुम डेलीगेट पर कर पाओगे, तुम डेलीगेट कर पाओगे। और डेलीगेशन का पावर को खुद आप डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका बोला जाता है 2 केसेस है जिसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते, कि इंटरप्रिटेशन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना, और उसी कंसर्न मिनिस्ट्री के पास रहेगा, वो आपका डेलीगेशन के वो आपका इंटरप्रिटेशन वगैरह करेगा। और दूसरा डेलीगेशन का पावर को हम डेलीगेट नहीं कर सकते। इसको हम लोग याद कैसे रखते हैं? तो 24 होता है 2 टू द पावर 2। तो यहां पे भी पावर है, यहां पे भी पावर है। तो 24 में आपका क्या बताया गया? डेलीगेशन के पावर के बारे में बताया गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब देखेंगे, अगर हम लोग रूल पढ़ेंगे जब, तो वहां पे देखिएगा आपको मिलेगा जहां पे बताया गया पावर्स अंडर रूल 23 यानी कि इंटरप्रिटेशन, एंड रूल 24 यानी कि डेलीगेशन ऑफ पावर शैल नॉट बी डेलीगेटेड। ठीक है, बाकी केस में क्या बोला गया? द गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर कैन डेलीगेट एनी पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट और एनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अंडर दिस रूल। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? डेलीगेशन के पावर के लिए, जब उनको मान लीजिए कोई पावर को डेलीगेट करना है, तो उसके लिए जनरल ऑर्डर भी इशू कर सकता है, स्पेशल ऑर्डर भी इशू कर सकता है। जनरल ऑर्डर मतलब मान लीजिए बोल दिया कि ये फलाना काम है, ये कोई भी कर सकता है, ठीक है, चलो जनरल ऑर्डर निकाल देते हैं। स्पेशल ऑर्डर किसी पार्टिकुलर जगह पे पार्टिकुलर काम कौन कर पाएगा, उसके लिए मान लीजिए डेलीगेट कर दिया गया पावर। तो जनरल और स्पेशल ऑर्डर गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाएगा, जारी किया जाएगा, और जारी करने के बाद किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बोल सकता है कि भाई चलो तुम ये काम कर सकते हो, डेलीगेशन कर सकता है। इंटरप्रिटेशन का पावर और डेलीगेशन का पावर डेलीगेट नहीं किया जाएगा, याद रहेगा। आगे आते हैं हम लोग इसका आखिरी रूल में। ठीक है, हम लोग पहले खत्म कर लेंगे फिर जाके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, रूल 25 क्या बताता है? तो ये हमको बताता है रिपील एंड सेविंग। क्या बताता है? रिपील एंड सेविंग के बारे में। तो रिपील एंड सेविंग क्या बोल रहा है? जब भी कोई रूल आता है तो उसके पहले अगर कोई रूल लागू था, उस रूल को वो क्या करता है? रिपील कर देता है, मतलब हटा देता है ना। और उसके साथ साथ उस रूल के द्वारा लिया गया एक्शन को वो सेव कर देता है ना। जैसे मान लीजिए पहले कोई काम हो चुका था, तो आप आके उसको तो मिटा नहीं सकते हो, है ना, बट उस रूल को आप मिटा दिए कि आगे से ये काम जो है ना हो। तो यही बात हमारा रिपील एंड सेविंग के बारे में बताया जाता है। और कहां पे बताया गया? इस रूल का, सीसीएस कंडक्ट रूल के आखिरी रूल में आपका बताया गया रिपील एंड सेविंग्स के बारे में। ठीक है, याद रहेगा रिपील एंड सेविंग्स के बारे में कि रिपील एंड सेविंग्स में क्या बोला गया? अगर कोई प्रीवियस रूल एप्लीकेबल था, उस रूल को हटा दिया जाएगा और उसके द्वारा लिया गया एक्शन को सेव कर दिया जाएगा।
ठीक है, तो यही हमारा बताता है रूल 25। तो स्ट्रक्चरल रूल में यही 5 रूल हमारा रहेगा, 1, 2, 23, 24 और 25, याद रहेगा 1, 2, 23, 24 और 25। तो आप हमको अभी बताइए रूल नंबर 1 में क्या बताया गया था, फटाफट से बता दीजिए, है ना। आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, आप अगर चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म भी, बिल्कुल, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, है ना। शॉर्ट टाइटल STCA, हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, शॉर्ट टाइटल STCA, शॉर्ट टाइटल कमेंस एंड एप्लीकेशन, है ना। खाली शॉर्ट टाइटल याद नहीं रखिए अरविंद जी, कभी कभी आपसे सवाल पूछ सकता है इस प्रकार से भी, मान लीजिए रूल 1 क्या बताता है, ऑप्शन ए शॉर्ट टाइटल, ऑप्शन बी शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, ऑप्शन सी शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमको याद रखना रहेगा रूल 1 जो है बताता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट और एप्लीकेशन। ठीक है, डेफिनेशन के बारे में कौन सा रूल में बताया गया, मधुस्मिता जी, बंटी जी, सब बताइए फटाफट से। डेफिनेशन के बारे में कहां पे बताया गया, बिल्कुल रूल 2 में आपका डेफिनेशन के बारे में बताया गया। अच्छा, इंटरप्रिटेशन के बारे में कहां पे बताया गया था, बताइए। इंटरप्रिटेशन के बारे में रूल 23 में बताया गया, वेरी गुड, रूल 23 में आपका बताया गया इंटरप्रिटेशन के बारे में। अच्छा बताइए, डेलीगेशन पावर, डेलीगेशन पावर जो रहता है, डेलीगेशन ऑफ पावर के बारे में कहां पे बताया गया, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं उन लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई फटाफट से जवाब दीजिए, मजा आएगा आपको भी और हमको भी, है ना। चलिए, तो रूल 25 में बताया गया, 24 में बताया गया डेलीगेशन पावर के बारे में। अच्छा बताइए, वो दो रूल नंबर बताइए जिनके द्वारा दिए गए पावर को हम डेलीगेट नहीं कर सकते, रूल नंबर बताना है जिनके द्वारा दिए गए पावर को हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल 23 और 24। रूल नंबर 23 और 4 में जो पावर दिया गया उसको हम लोग डेलीगेट नहीं कर सकते। अच्छा, रूल 25 में किसके बारे में बताया गया, फटाफट से बताइए, रूल 25 में रिपिल एंड सेविंग, चलिए लिपन कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट में आ गया, रिपिल एंड सेविंग के बारे में बताया गया रूल 25 में। चलिए, शत्रुघ्न जी, प्रद्युत जी, अक्षय, दिनेश, अनुसुआ, वेरी गुड, रिपिल एंड सेविंग के बारे में आपका बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा 5 रूल गया, अभी भी हमारा 20 रूल बचा हुआ है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। और साथ साथ कुछ रूल का सब रूल भी है, जैसे सबसे बड़ा रूल जो रहेगा वो रहेगा हमारा रूल 3। अब हम लोग रूल 3 में आएंगे, है ना, उसके बाद एक एक करके बाकी रूल्स के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं हम लोग रूल 3। चलिए रूल 3, हाँ, अच्छा, तो रूल 3 में जब हम आते हैं, अब ये हमारा देखिए कंडक्ट स्पेसिफिक रूल्स, क्यों, क्योंकि यहां तक हमने जो डिस्कस किया इसके भीतर कंडक्ट के रिलेटेड कोई भी रूल नहीं था, सारा रूल था स्ट्रक्चरल, है ना। अभी हम लोग आएंगे कंडक्ट के स्पेसिफिक रूल्स, जिसके भीतर पहला आता है हमारा रूल 3। अब इस रूल 3 को जब देखिएगा, ये बहुत बड़ा एक रूल है ना, जिसके भीतर आपको क्या क्या मिलेगा, 3 का, अभी मेरा ना थोड़ा ये काम नहीं कर रहा है, फर्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट जो है, तो इसको हम थर्ड ब्रैकेट के भीतर लिख रहा हूँ। तो आपको याद रखना है कि रूल नंबर जब हम लोग देते हैं तो उसको फर्स्ट ब्रैकेट के भीतर रखते हैं, बट यहाँ पे हम इसको थर्ड ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्रैकेट वाला जो ऑप्शन है वो सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग जब लिखिएगा इस तरीके से नहीं लिखना है। ठीक है, तो 3 का 1 है, फिर 3 का आपका 2 भी है, ठीक है, फिर आपका 3 का ए आएगा, फिर 3 का बी आएगा, फिर 3 का सी आएगा, है ना। इस तरीके से देखिए, ये हमारा रूल 3 अगर हम देखते हैं तो उसके भीतर ये सारा बातें जो है हमारा बताया गया। तो बेसिकली जब हम रूल 3 को देखते हैं तो वो क्या बताता है, तो रूल 3 हमको बताता है जनरल, जनरल के भीतर बेसिकली क्या बताया गया, तो इसके भीतर आपका बताया गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट से हमारा क्या क्या एक्सपेक्टेशन रहता है। तो जब हम 3 के 1 में जाते हैं तो 3 के 1 में क्या बताया गया, तो यहाँ पे बताया गया एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना। एक सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट से हम क्या क्या चीज जो है एक्सपेक्ट करते हैं उसके बारे में 3 के 1 में बताया गया। और इस 3 के 1 के भीतर टोटल 21 सब रूल्स हमको मिल जाएगा, मतलब सब रूल्स भी नहीं, इसको हम लोग सब सब रूल्स बोल सकते हैं, क्योंकि 3 के 1 जो है ये तो सब में आ गया, और उसके भीतर आपका छोटा छोटा 21 प्रोविजन जो दिया गया वो हमारा सब सब रूल्स के भीतर आ जाता है ना। जैसे जैसे हम इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको, 3 के 1 के 1,
3 के 1 के 1, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्या है बताइए, क्या बताया गया इसके भीतर? इंटीग्रिटी, है ना? क्या बताया गया? इंटीग्रिटी के बारे में याद रहेगा। टोटल मोरल रूल सब बोल सकते हैं, बिल्कुल। 3 के 1 के ए में बताया गया इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी कब, ये सबसे बड़ा शब्द होता है। मतलब अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं। कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई मान लीजिए पैसा गया तो कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो और कुछ गया, बट जहां पे आपका कैरेक्टर गया तो सब कुछ गया। तो ये जो कैरेक्टर आपका गया ना, उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रिटी, है ना? मतलब जो नहीं है, मतलब आप गवर्नमेंट सर्वेंट रहने के लायक ही नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट रहने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका इंटीग्रिटी, है ना? तो ये इंटीग्रिटी के बारे में कहां पे बताया गया? 3 के 1 के 1 में बताया गया। और यहां पे क्या बोला गया? सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ऑलवेज मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। मतलब उस इंटीग्रिटी में कोई आपका जो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इम्प्यूरिटी वगैरह जो है वो नहीं चलेगा। 100% प्योर, 100% एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग 3 के 1 के 2 के भीतर। ठीक है, यहां पे क्या बताया गया? यहां पे बोला गया डिवोशन टू ड्यूटी, है ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ऑलवेज बी डिवोटेड टू हिज ड्यूटी। तो ये 2-3 रूल जो है आपका रूल नंबर दे के पूछता है, जिस कारण से हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो आपको याद हमेशा रखना रहेगा वो क्या है? 3 का 1 का 3। ये क्या बताता है? तो ये हमको बताता है डू नथिंग which is unbecoming of a गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना? तो ऐसा कोई काम आप मत करिए जिससे लगा कि भाई ये गवर्नमेंट सर्वेंट रहने के लायक ही नहीं है। तो ये नॉर्मली हम ये 3 रूल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आप काम करते हैं, आपको कोई भी चार्जशीट होगा, तो ये 3 रूल जो है वो नॉर्मली 99% केसेस है जहां पे इसके भीतर का रूल जो है उसमें लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर कभी मेजर वाला पेनल्टी रहता है, अगर किसी को मेजर का रहता है, तो हम एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी के बारे में बात करते हैं, है ना? जैसे जैसे मान लीजिए कोई घूस ले रहा था, घूस लेते वक्त पकड़ा गया, पैसा लिया, उसको अकाउंट फॉर नहीं किया, वो पैसा खुद हड़प लिया, तो ये सारा इंटीग्रिटी का मामला जो है वो हो जाएगा, है ना? तो ये मेजर पेनल्टी के काम पे आता है ना? फिर आपका क्या आता है? डिवोशन टू ड्यूटी और डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ये दोनों हम चाहे मेजर करें चाहे माइनर करें, दोनों जगह पे ये हम लोग रखते हैं। नॉर्मली इसको आपका दोनों जगह पे, सॉरी, इसको हम लोग दोनों जगह पे ही यूज करते हैं। ठीक ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसको देखिए, अब ये आपका हमने जो अभी आपको बताया ये खत्म नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है। ये आपका लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके साथ साथ आपको और भी 18 और प्रोविजन दिया गया है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप आईपी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगले साल मेरे हिसाब से ये जो बाकी का 18 सब रूल है वहां से भी सवाल पूछेगा। तो आपको उपाय ढूंढना है कि किस तरीके से आप उस सब रूल को भी याद कर लीजिएगा। एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट सब रूल है जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास जो रहेगा उसमें आपका डिस्कशन करेंगे, है ना? बहुत सारा सब रूल है, जैसे जैसे एक आपका आता है टू मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। टू मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी कौन सा रूल में बताया गया, है ना? कौन सा रूल में बताया गया? तो 3 के 1 के 7 में इसके बारे में बताया गया। वेरी गुड अभिजीत जी, शुभम जी, है ना? ये सवाल आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि टू मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी कहाँ पे बताया गया। चलिए, 317 में बताया गया। अच्छा है, 3 एक साथ, चलिए ये भी अच्छा चीज है ना? फिर आपका हमारे हिसाब से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके भीतर ये भी आ जाएगा टू डिफेंड एंड अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में कहां पे बताया गया? तो रूल कहां पे बताया गया? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के बारे में 315 में बताया गया, 315। चलिए 315 ही हम लोग याद कर लेते हैं।
है ना। 315 में यानी कि 3 का सब रूल 1 का सब रूल 5 के भीतर इसके बारे में बताया गया है ना। फिर आपका कुछ और भी चीज, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया, तो 9 में बताया गया। इस तरीके से हम लोगों को ये याद कर लेना रहेगा। मैं आज आप लोगों को ये होम टास्क रहेगा मेरे तरफ से कि यहाँ पे जो टोटल 21 सब रूल दिया गया, इस सारा चीज को आप एक बार आज अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको पर्सनली महसूस होता है कि टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया, किसी को याद है बताइएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में कहाँ पे बताया गया, इसको 20 में बताया गया है, ठीक है। इसको आपका बताया गया है 20 में, 3 के 1 के 20 के भीतर, ठीक है। हालांकि जो लोग आपका एम्स का एग्जाम दे रहे हैं या फिर मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए इतना डेप्थ में नॉर्मली नहीं जाएगा, ठीक है। आपके लिए जो बेसिक रूल्स है वही वाला पूछेगा, तो ये आपको दिमाग में उतना ज़्यादा नहीं लेना है। बट अगर आप में से कोई भी आईपी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीएस ग्रुप बी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको उसको भी याद रखना है। अगले साल सब रूल में 100% घुस घुस के सवाल पूछेगा, है ना, एकदम जो क्या होता है सर्जिकल स्ट्राइक, है ना। तो हो सकता है अगली बार आपका कंडक्ट रूल का सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, एकदम जाके घुस घुस के मारना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ग्रुप बी में तो बिल्कुल पूछ सकता है रवि जी, ग्रुप बी में बिल्कुल पूछ सकता है। ग्रुप बी तो ऐसे ही रहता है डेप्थ वाला, ठीक है। तो वहां पे भी कभी भी पूछ सकता है ना। अगर कुछ आपका अगर एग्जाम होता है तो, ठीक है। अभी हम लोग मान लेते हैं कि होगा, आज नहीं तो कल, कभी तो आएगी कभी तो आएगी, आज नहीं तो कल, है ना। चलिए अब आते हैं, तो ये हमारा बेसिक 3 इंपॉर्टेंट रूल जो है हम लोग याद रखें। 3 के 1 के 1 में किसके बारे में बताया गया, फटाफट से बताइए। 3 के 1 के 1 में क्या बताया गया, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ऑलवेज मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, है ना। तो 3 के 1 में क्या बताया गया, 3 के 1 के 1 में एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, खाली इंटीग्रिटी याद नहीं रखिएगा, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी याद रखना है, ठीक है। 3 के 1 के 1 में क्या बताया गया, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी को के बारे में बताया गया। 3 के 1 के 2 में किसके बारे में बताया गया, 3 के 1 के 2 में किसके बारे में बताया गया, वेरी गुड अरविंद जी, मधुस्मिता, सची। 3 के 1 के 2 में किसके बारे में बताया गया, फटाफट लिपन, वेरी गुड, डिवोशन टू ड्यूटी, बिल्कुल। 3 के 1 के 2 में बताया गया डिवोशन टू ड्यूटी, क्यों, क्योंकि 2 नंबरी लोग जो होता है ना वो आपका डिवोटेड नहीं होता है ड्यूटी के प्रति, है ना। 2 नंबरी लोग जो होते हैं वो डिवोटेड नहीं होता है, इसके लिए 3 के 1 के 2 में आपका डिवोशन टू ड्यूटी के बारे में बताया गया। 3 के 1 के 3 में क्या बताया गया था, जो थर्ड क्लास लोग होते हैं वो आपका आपका गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लायक ही नहीं रहते, बट दे आर नॉट फिट फॉर द गवर्नमेंट सर्विस, है ना। तो थर्ड क्लास लोग जो है वो फिट नहीं होता है, इसलिए 3 के 1 के 3 में आपका बताया गया भाई डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ये हमको याद रहेगा। अब आते हैं हम लोग रूल 4 में, अब आते हैं हम लोग रूल 4 में। तो रूल 4 में क्या बताया गया, तो जब रूल 4 हम लोग देखते हैं तो वहां पे बताया गया, अच्छा सॉरी, रूल 4 के पहले हमारा कुछ और रूल छूटा हुआ है। 3 के ए 3 के ए 3 के ए में क्या बताया गया, यहां पे बताया गया प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, ठीक है। प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी का मतलब क्या हुआ कि भाई आपको जब कोई काम करना है फटाफट काम करना है, और विथ कर्टसी। कर्टसी का मतलब क्या हुआ, आप काउंटर पे बैठे हुए हैं, कोई एक बंदा आया और आपने क्या किया उनको, अच्छा चलिए बिल्कुल, यहां पे हम लोग इसको याद रखे हुए थे एपीसी, है ना। 3 के ए में आपका प्रॉम्प्टनेस और कर्टसी के बारे में बताया गया था, जहां पे क्या बोला गया कि कोई भी कस्टमर जब मान लीजिए काउंटर पे आता है तो हमको 1 नंबर प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है, फटाफट से आपका काम कर देना है, और दूसरा क्या करना है, कर्टियस भी होना है ना। मतलब चाहे मान लीजिए थोड़ा गुड मॉर्निंग विश कर दिए, या फिर चाहे मान लीजिए कुछ रूड होके कभी भी बात ना करे, है ना। तो कर्टसी जो है वो हमको ये सारा शिक्षा जो है देता है, ठीक है। तो प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी के बारे में बताया गया। 3 के बी में क्या बताया गया, 3 के बी में क्या बताया गया, फटाफट से बताइए, कौन बताएगा हमको। 3 के बी में क्या बताया गया, याद है किसी को, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। 3 के बी में क्या बताया गया, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पॉलिसी अगर लाया जाता है ना, तो उस पॉलिसी का पालन हम लोगों को करना है, इसके बारे में कौन बताता है, ये बताता है आपका 3 के बी में, है ना। चलिए उसके बाद हमारा आता है
तीन का सी, तीन के सी में किसके बारे में बताया गया बताइए फटाफट से। बिल्कुल, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। अच्छा, तीन के बी में आया हुआ था AA, AA में आपका आया हुआ था, बिल्कुल, चलिए बढ़िया है। तो तीन के सी में क्या बताया गया, तो यहाँ पे बताया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में, है ना। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर जब हमारा एक्ट आया हुआ था 2013 में, और 2014 में क्या किया गया था, आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट को कंडक्ट रूल के साथ आपका इंटीग्रेट कर दिया गया था। और जब सेक्सुअल हैरेसमेंट को पहली बार इसके साथ इंक्लूड किया गया, तो उस टाइम पे जितना हमको याद आ रहा है, तीन के भीतर ये आपका आता था। और बाद में क्या किया, जब हमारा 2018 में इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ कंडक्ट रूल का, तो वहां पे उसको 3C में डाल दिया। हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको हम लोग याद रखते हैं थर्ड क्लास काम, है ना। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, ये एक थर्ड क्लास काम होता है, इसलिए इसको 3C में रखा गया। बी में, 3B में क्या बताया गया, आप याद रख लीजिए, बी में होता है BO, बी में होता है BO, ब्रांच ऑफिस, है ना। तो क्या बोला गया, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। और यहाँ पे 3A में क्या था, तो 3A में था APC, 3A में था प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। तो APC, BO और थर्ड क्लास, है ना। तो ये तीन टर्म आप याद रख सकते हैं, तो आपको याद रखने में थोड़ा सा आसानी हो सकता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अब हम लोग विशाखा गाइडलाइंस आया था 19, कब आया था बताइए विशाखा गाइडलाइंस, फटाफट से बताइए। हाँ, हम थोड़ा गलत बोले हुए थे रवि जी। विशाखा गाइडलाइंस 1998 में आया हुआ था, और उसी टाइम पे कंडक्ट रूल के भीतर सेक्सुअल हैरेसमेंट को भी इंक्लूड किया गया था, है ना, बिल्कुल। और उसके बाद 2018 में जब इसका री अरेंजमेंट हुआ, उस टाइम पे जाके इसको हम लोग क्या किया, 3C में प्लेस किए। उसके पहले इसके लिए अलग सा सब रूल नहीं था, वो सब रूल वाला के भीतर ये आपका होता था, ठीक है। तो 1998 में 3C में नहीं था, वो आपका 2018 में 3C में आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तीन का एक हमारा हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। एक मिनट प्लीज वेट करिए। हेलो, हेलो, चलिए। तो आगे का हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये हम लोग देख लिए थे, अरे कहाँ गया, इसको ढूंढो। अच्छा, ये हम लोग डिस्कस किए हुए थे। अच्छा, ये हमारा डिस्कशन था ना। चलिए ये हो गया, हम लोग अभी आएंगे रूल 4 के भीतर, ठीक है। तो तीन का ए, तीन का बी, तीन का सी हम लोग देख लिए हैं। अभी हम लोग रूल 4 में आएंगे, ठीक है। तो रूल 4 में क्या बताया गया, तो यहाँ पे बोला गया एम्प्लॉय ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन कंपनीज और फार्म। क्या बताया गया, रूल 4, एम्प्लॉयमेंट ऑफ near relative of government employees in private companies or firms, कंपनीज और फार्म्स, है ना। तो जो भी हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो भी हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनका नियर रिलेटिव को आपका प्राइवेट कंपनी में अगर ज्वाइन करना है तो क्या करना रहेगा, तीन का, अच्छा तीन का एक हम लोग डिस्कस किए थे, तीन का दो हम लोग छोड़ दिए हैं। अच्छा सॉरी सॉरी, चलिए तो उसको भी हम लोग, बिल्कुल उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो तीन के दो में किसके बारे में बताया गया, तो तीन के दो में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताया गया है। चलिए एक बार तीन का दो हम लोग देख लेते हैं। तीन के दो जब हम जाते हैं तो यहाँ पे बताया गया एक्टिंग ऑन ओन जजमेंट और ऑन डायरेक्शन। यहाँ पे क्या बताया गया, तीन के दो में ये हम लोग छोड़ दिए थे। चलिए बहुत दिन बाद बूढ़ा हो गए हैं ना, भूल जा रहे हैं, हमको भी ब्रेनोलिया खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया, एक्टिंग ऑन ओन जजमेंट और ऑन डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताया गया कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब किसी पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड कर रहा है, तो जब तक वो उस पोस्ट का हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो उनको क्या करना है, अपने जजमेंट में काम करना है, ठीक है। और अगर
वो वहाँ पे हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं है, उनका कोई सीनियर है, तो यहाँ पे उनको उनका डायरेक्शन जो है उसको फॉलो करना है और एज पर द डायरेक्शन उनको काम करना रहेगा। तो 3 के 2 में ये बात बताया गया, एक्टिंग ऑन ओन जजमेंट और ऑन डायरेक्शन। यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें बताया गया है जिसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे नॉर्मली जो हायर अथॉरिटी का ऑर्डर रहेगा, द ऑर्डर ऑफ हायर अथॉरिटी शैल ऑलवेज बी इन राइटिंग। नॉर्मली आपका राइटिंग में, रिटन में ही होना चाहिए, अनलेस अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आर देयर, जिसके कारण से हम राइटिंग पे नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आज के क्लास में हम लोग पहले ये समराइज कर लेते हैं टोटल हमारा जो 25 रूल है। ठीक है, तो रूल 4 में क्या बताया गया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव। अब हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं कि कोई बंदा को जॉब सर्विस होता है, जॉब मिलता है, उनके पास क्या आता है, 4 पैसा आता है। ठीक है, तो किसी को भी जब आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाता है या किसी प्राइवेट कंपनी में किसी फार्म पे जॉब लग जाता है तो उसके पास 4 पैसा आ जाता है। इसलिए रूल 4 में क्या बताया गया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन कंपनीज और फार्म। कंपनी और फार्म पे जब काम करेगा तो 4 पैसा उसके पास आएगा, इसी के बारे में बताया गया। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग रूल 5। रूल 5 में क्या बताया गया, तो रूल 5 में जब हम आते हैं तो यहां पे बताया गया, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन, है ना। पॉलिटिक्स में और इलेक्शन पे पार्ट लेने के बारे में, उसके बारे में क्या क्या प्रोविजन है, तो आपका उसके बारे में जानकारी दिया गया। अब हम लोग जानते हैं इलेक्शन जो होता है कितने साल में होता है, 5 साल में होता है ना। इलेक्शन जो है 5 साल में होता है। तो रूल 5 में टेकिंग पार्ट्स इन पॉलिटिक्स और इलेक्शन, इसके बारे में आपका बताया गया है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग रूल 6। तो रूल 6 में क्या होता है, तो बोलते हैं कि भाई जो एसोसिएशन में ज्वाइन करते हैं, जो एसोसिएशन वाले रहते हैं, अब ठीक है, इसको आपका समझने के सुविधा के लिए इसको कोई बंदा जो है पर्सनली मत लीजिएगा। ठीक है, हम इसको याद करने के लिए मैंने याद रखे हुए थे कि भाई एसोसिएशन वाले जो होते हैं वो आपका बल्ले बल्ले करते रहते हैं, है ना। अब बल्ले बल्ले करने के लिए हमको क्या करना रहता है, इधर उधर करना रहता है, तो वो आपका छक्के मारते रहते हैं, है ना। या फिर आप मान सकते हैं इसको इस तरीके से भी, धत 1 मिनट प्लीज वेट करिए। हेलो, आपके पास रख लीजिए, ठीक है। ना ना, हम नहीं हैं, हम घर पे हैं। ठीक है, रख लीजिए आपके पास, ठीक है। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, एसोसिएशन वाले जो होते हैं ना, बड़े बड़े के छक्के छुड़ा देते हैं, है ना। क्या कर देते हैं, बड़े बड़े के छक्के छुड़ा देते हैं। तो आप एसोसिएशन को उस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि रूल नंबर 6 में किसके बारे में बताया गया, एसोसिएशन के बारे में बताया गया। ठीक है, याद रहेगा, ज्वाइनिंग इन एसोसिएशन। अगर हम लोग इसको देखें तो रूल नंबर 6 में क्या बताया गया, तो इसमें बताया गया ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना। ज्वाइनिंग इन एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल 7 में। याद रहेगा रूल 6, रूल 6 वाला याद रहेगा कि नहीं, बताइए एक बार फटाफट से बताइए। रूल 6 याद रहेगा। अब आते हैं हम लोग रूल 7 के भीतर। ठीक है, तो रूल 7 में हमको याद रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको स्ट्राइक का साथ नहीं देना है। क्या नहीं करना है, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट सर्वेंट को कभी भी स्ट्राइक का साथ नहीं देना है। क्या नहीं देना है, स्ट्राइक का साथ। ठीक है, स्ट्राइक का साथ नहीं देना है। ठीक है, एसोसिएशन में हम लोग क्या याद रखेंगे, एसोसिएशन वाले बहुत मतलब खराब लोगों का, बुरे लोगों का छक्के छुड़ा देते हैं। ठीक है, तो ये रूल 6 गया, रूल 7 गया। रूल 7 में मैंने क्या याद रखा कि डिमॉन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक, हमको स्ट्राइक का साथ नहीं देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को आपका क्या नहीं करना है, डिमॉन्स्ट्रेशन का, स्ट्राइक का साथ नहीं देना है। रूल 8 में क्या बताया गया, तो यहाँ पे आप याद रखिए, कनेक्शन विथ प्रेस और मीडिया। हम इसको कैसे याद रखते थे, तो बंगाल में एक आपका चैनल होता है जिसका नाम है चैनल 8।
तो चैनल 8 में क्या होता है, आपका डिफरेंट प्रकार का न्यूज़ वगैरह दिया जाता है, दिखाया जाता है ना। तो आपका कनेक्शन विथ प्रेस और मीडिया जो होता है वो आपका चैनल 8 यानी कि रूल 8 में आपका बताया गया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग रूल 9 में। तो रूल 9 में क्या बताया गया, तो रूल 9 में बताया गया क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या बोला गया, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उचित नहीं है। ठीक है, इसको अगर बंगला में बोले तो हम लोग बोलते हैं उचित नॉय। नॉय का मतलब क्या होता है, नॉय मीन्स 9, है ना। उचित नॉय उचित नहीं है मतलब है 9। तो रूल 9 में क्या बताया गया कि क्रिटिसिज्म करना उचित नहीं है मतलब उचित नॉय, नॉय मतलब रूल 9। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला रूल, रूल 10, जहां पे क्या बताया गया, जहां पे बोला गया एविडेंस बिफोर कमिटी। ठीक है, एविडेंस बिफोर कमिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर का नंबर क्या होता है, नंबर 10, है ना। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में सचिन का नंबर था, है ना। आप मान लीजिए माराडोना का नंबर है, पेले का नंबर है, तो ये आपका नंबर 10 है। क्यों है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एविडेंस जब देते हैं हम लोग, जो हमारा विटनेस वगैरह होता है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर द केस विल बी प्रूव्ड और नॉट। जिस कारण से जो आपका एविडेंस देते हैं, साक्ष्य देते हैं, विटनेस देते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो उधर का इंपॉर्टेंट खिलाड़ी का नंबर था, जो हमारे कमिटी के सामने जाता है एविडेंस देने के लिए, विटनेस देने के लिए, उसका भी नंबर सेम है। तो आपका रूल नंबर 10 में बताया गया एविडेंस के बारे में। ठीक है, अब मैं आप लोगों से रूल नंबर पूछूंगा, आपको बताना है कौन सा रूल में उसके बारे में बताया गया। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो नियर रिलेटिव होता है वो किसी कंपनी में ज्वाइन करेगा, इसके बारे में कौन सा रूल में प्रावधान दिया गया। बिल्कुल सची, अभिजीत, शुभम, प्रद्युत, सोनी, और किसने, सीताराम, अनुष्वा, कुलदीप, मंजीत, वेरी गुड। रूल 4 में, वेरी गुड दिनेश जी, जयप्रकाश जी, मैठी, रूल 4 में बताया गया। अच्छा बताइए, एसोसिएशन में पार्ट लेना है कि नहीं, कहाँ पे बताया गया, कौन सा रूल में। एसोसिएशन वाले दूसरे का, बुरे लोगों का चक्कर छुड़ा देते हैं, तो रूल नंबर 6 में एसोसिएशन के। वेरी गुड ज्योतिर्मय जी, शुभम जी, अक्षय, सोनी, बहुत बढ़िया, है ना। रूल नंबर 6 में बताया गया। अच्छा बताइए, क्रिटिसिज्म करना उचित नहीं है, इसके बारे में, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया है। बिल्कुल, वेरी गुड, रूल नंबर 9 में इसके बारे में बताया गया। अच्छा, किसी कमिटी के सामने एविडेंस देना है, इसके बारे में कौन सा रूल में प्रावधान दिया गया, रूल नंबर 10 में इसके बारे में। 8 में किसने बोला, 8 किसने बोला, किसी ने 8 बोला हुआ था, सीताराम जी। 8 है या 10 है, बताइए सही से, सीताराम जी फटाफट से, चलिए 10 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा देखिए यहाँ तक आ गया। अब हमको बताइए डेफिनेशन के बारे में कौन सा रूल में बताया गया था। डेफिनेशन रूल नंबर 1 किसने बोला, फिर से पिटाई खाने वाला काम है, किसी ने 1 बोला था, हमने देखे। रूल नंबर 2 में आपका डेफिनेशन के बारे में बताया गया है ना। किसने आपका 1, हाँ 1 1 1, हाँ अभिजीत जी, अभिजीत जी करेक्ट कर लीजिए, है ना। चलिए, रूल नंबर 2 में आपका डेफिनेशन के बारे में बताया गया। अच्छा, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी के बारे में कहाँ पे बताया गया, क्या, है ना। इंटीग्रिटी के बारे में 311, 3 का 1 का 1, है ना, 3 का 1 का 1, 311, 3 के 1 के 1 में इंटीग्रिटी के बारे में बताया गया था, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। अच्छा, डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, कहाँ पे बताया गया, डू नथिंग विच इज 313 में, बिल्कुल 3 का 1 का 3, है ना, 3 का 1 का 3 में आपका इंटीग्रिटी के बारे में, डिवोशन टू डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में बताया गया। अच्छा बताइए, परफॉर्मिंग ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, उस टाइम पे डिस्चार्जिंग ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, उस टाइम पे हम कैसे काम करेंगे, है ना। एक्टिंग ऑन ओन जजमेंट और ऑन डायरेक्शन, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया, एक्टिंग ऑन ओन जजमेंट और डायरेक्शन, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया, 3 के 2 में इसके बारे में बताया गया, बहुत बढ़िया है।
ठीक है। पॉलिटिक्स में पार्ट लेना है नहीं लेना है, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स और नॉट, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया, 5 में आपका बताया गया। तो यहाँ तक बेसिकली रूल 10 तक हमको याद हो गया है ना। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं रूल नंबर 11 से, ठीक है। आगे आते हैं रूल 11। रूल 11 में क्या बताया गया बताइए। रूल 11 में बताया गया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। रूल 11 में बताया गया है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं कि मान लीजिए कोई बंदा अकेला है तो कुछ नहीं कर सकता, जब साथ में और एक आ जाता है ना, तो एक के साथ जब और एक जुड़ जाता है तो हमारा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट हो पाता है। और एक एक में क्या होता है, 11 होता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कहाँ पे बताया गया, रूल 11 में बताया गया। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के बारे में रूल 11 में बताया गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा रूल 12। रूल 12 क्या बताता है, तो ये बताता है सब्सक्रिप्शन के बारे में। रूल 12 जो बताता है सब्सक्रिप्शन के बारे में। आप इसको याद कर लीजिए कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है ना, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, कोई भी सब्सक्रिप्शन 12 महीने पे लेने से फायदा मिलता है, तो उसी के बारे में बताया गया यहाँ पे, ठीक है। आगे चीज़ क्या है इसके बारे में डिटेल्स हम लोग कल के क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आते हैं रूल 13। रूल 13 में क्या बताया गया था, आप ही लोग बोले हुए थे, आज बताइए फटाफट से विश्वनाथ जी। रूल 13 में क्या बताया गया था, बिल्कुल वो सारा चीज़ जो हमारा अनलकी वाला है, ठीक है। अनलकी 13 कहाँ पे बताया गया, गिफ्ट के बारे में बताया गया। अब रूल 13 का एक सब रूल भी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं 13 है। जो लोग ज़्यादा अनलकी होते हैं वो लोग डाउरी भी नहीं ले पाता है। मतलब जो लोग, एक्चुअली इसको हम लोगों को इस तरीके से इंटरप्रेट भी नहीं करना चाहिए, जो लोग डाउरी लेते हैं ना वो लोग अनलकी होते हैं, है ना, क्योंकि जो लोग डाउरी नहीं लेते हैं वो लोग लकी होते हैं। चलिए, तो डाउरी के बारे में आपका कहाँ पे बताया गया, रूल 13 है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को गिफ्ट तो मिलता नहीं है और डाउरी भी नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो 13A में आपका डाउरी के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आज के क्लास में ज्वाइन किए हैं, अगर हमारे क्लास से आपको थोड़ा सा भी फायदा होता है और अभी तक आप शादी नहीं किए हैं, तो ये मोस्ट रिक्वेस्टेड और रिकमेंडेड है कि डाउरी नहीं लीजिए, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट रहेगा, मानिएगा तो बहुत अच्छा है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, और नहीं मानिएगा तो हम तो आपको कुछ बोल नहीं सकते, फोर्स कर नहीं सकते, है ना। अगर आप डाउरी नहीं लीजिएगा और शादी में इनवाइट करिएगा तो ज़रूर हम आएंगे खाने के लिए, ठीक है। बस इनवाइट करना मत भूलना। चलिए आगे आते हैं। तो रूल 13A में क्या बताया गया, डाउरी के बारे में बताया गया। अब आते हैं हम लोग रूल आपका 14 में, ठीक है। रूल, तो यहां तक हमको याद रह जाएगा। 11 में क्या था, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। 12 में क्या था, सब्सक्रिप्शन। 13 में गिफ्ट। 13A में डाउरी। अब आ जाते हैं हम लोग रूल 14 से। यहाँ पे आपको एक टर्म याद रखना रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं देशी, ठीक है। ये क्या हो गया, देशी हो गया। तो क्या बताया जा रहा है इसमें, देखिए पहले आ गया डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना। तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का रिटायरमेंट हो रहा है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर हो रहा है, उसके ऑनर में कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में कहाँ पे बताया गया, रूल 14 में बताया गया, ठीक है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन का हम लोग क्या लिए, डी लिए, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन का डी। फिर आते हैं रूल 15, जहां पे बताया गया प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, इस एम्प्लॉयमेंट से हमने क्या लिया, इस एम्प्लॉयमेंट का लिए ई, ठीक है। फिर आते हैं 15A में। 15A में क्या बताया गया, तो यहां पे बताया गया सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन। क्या बताया गया, सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन, इससे क्या लिए, एस लिए, ठीक है। उसके बाद आता है रूल 16। यहां पे क्या आता है, यहां पे आता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लेंडिंग एंड बोरोइंग, ठीक है। इसमें क्या लिए हम, आई लिए। और दूसरी बात आता है आपका रूल 17। इसमें क्या है, इंसॉल्वेंसी, इसका भी हम लोग आई लिए हुए हैं। तो
तो हमने जो यहाँ पे देसी देखा था ना, डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना, ये हो गया डी। प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट का ई, सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन का एस, इन्वेस्टमेंट लेंडिंग बोरोइंग का आई, और इंसॉल्वेंसी का आई। तो ये मिला के हमारा टर्म होता है देशी, याद रहेगा। तो 14 में क्या बताया गया, डेमोन्स्ट्रेशन। 15 में क्या बताया गया, प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। 15A में क्या बताया गया, सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन। 16 में क्या बताया गया, इन्वेस्टमेंट लेंडिंग बोरोइंग। और 17 में बोला गया इंसॉल्वेंसी। अब इन दोनों के भीतर आपका कंफ्यूजन होता है कि इन्वेस्टमेंट पहले है या इंसॉल्वेंसी पहले है। तो देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा तब आप इंसॉल्वेंट बनिएगा, इसलिए पहले है इन्वेस्टमेंट, बाद में है इंसॉल्वेंसी। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपका इंसॉल्वेंसी हो जाएगा, याद रहेगा। तो ये देसी वाला फंडा कि आपका 14 से लेके 17, 14, 15, 15A, 16 और 17। 14 में हो गया डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, 15 में हो गया प्राइवेट ट्रेड एम्प्लॉयमेंट, 15A में हो गया सबलेटिंग, 16 में हो गया इन्वेस्टमेंट और 17 में हो गया इंसॉल्वेंसी। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। अब आते हैं हम लोग रूल 18 में। जब किसी का 18 साल का एज होता है तब जाके वो खुद अपना प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। तो इसके भीतर बताया गया प्रॉपर्टी इन इंडिया, है ना, हमारे देश के भीतर जो उनका मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, उसके बारे में 18 में बताया गया। और यहीं पे हम जब 18A में जाते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी इन फॉरेन, तो फॉरेन में जो हमारा प्रॉपर्टी है उसके बारे में कहाँ पे बताया गया, 18A में बताया गया। ठीक है, याद रहेगा कि 18 साल हो गया, बंदा जो है आपका एडल्ट हो चुका है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है। और ज़्यादा एडल्ट हो गया 18A में तो फॉरेन में जाके भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। अब इसके बारे में क्या क्या प्रावधान है, इसको हम लोग जब डिटेल्स में डिस्कस करेंगे उस जगह पे देख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल 19। रूल 19 में क्या बताया गया, विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स और कैरेक्टर्स। जैसे जैसे मान लीजिए बोला हमने कि मान लीजिए अभिजीत गड़ाई जी जो है अच्छा लड़का नहीं है, हमने क्या किया, उनके कैरेक्टर को डिफेम किया। तो बोला जा रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का पर्सनल कैरेक्टर को आप बदनाम करते हैं तो वो आपके खिलाफ कोर्ट जा सकता है, कोई इशू नहीं। बट अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई है और आप उनको बदनाम कर रहे हैं उस ऑफिशियल कैपेसिटी का, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया पर्टिकुलर ऑफिस का पोस्ट मास्टर जो है वो बदमाश है, तो मैंने उस व्यक्ति विशेष को नहीं बोला, उस डिजिग्नेशन को बोला। तो यहां पर अगर उनको उनके खिलाफ कोर्ट जाना है तो उसके लिए क्या करना रहेगा, गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा, है ना। जब गवर्नमेंट परमिट करेगा तभी जाके वो कोर्ट में जा सकता है। इसके बारे में क्या क्या प्रावधान है रूल 19 में बताया गया। ठीक है, हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं कि मान लीजिए मैंने बोला अभिजीत अच्छा नहीं है, ठीक है, तो मेरा मत है अभिजीत अच्छा नहीं है, बट अभिजीत को लग सकता है नहीं हम अच्छा हूं। तो यहां पे मेरा मत और उनका मत एक नहीं है। क्या नहीं है, हम लोग क्या याद रखेंगे, मेरा मत और उनके मत एक नहीं है, मतलब एक नॉय। एक नॉय में क्या होता है, 19 होता है। तो 19 में आपका बताया गया विंडिकेशन ऑफ एक्ट और कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग रूल 20। रूल 20 में क्या बोला गया, आपका कैनवासिंग आउटसाइड इन्फ्लुएंस, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आउटसाइडर जो होते हैं, आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो होता है, तो हम इसको कैसे याद रखते हैं, जो लोग आउटसाइडर इन्फ्लुएंस लाते हैं वो लोग जहरीले होते हैं, जहरीले होते हैं। और जहर का मतलब होता है 20, मतलब जहर 20, 20, है ना। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, जहर या फिर जहरीला। जहरीला मतलब 20, ठीक है, याद रहेगा। तो जहरीला लोग होते हैं क्योंकि आउटसाइडर इन्फ्लुएंस लाते हैं, जिस कारण से इन लोगों को हम लोग 20 बोलते हैं, जहर बोलते हैं। ठीक है, तो रूल 20 में बताया गया। इसके बाद रूल 21, तो हमारा शादी का एज क्या रहता है, शादी का एज रहता है 21, जिस कारण से शादी के बारे में रूल 21 में बताया गया। फिर आते हैं हम लोग रूल 20, अच्छा रूल 21 के बाद क्या आता है बताइए फटाफट से, रूल 22 आता है। रूल 21 के बाद, रूल 21 के बाद क्या बताया गया है बताइए, रूल 22। तो शादी करके अगर बंदा जो है
थोड़ा ज़्यादा उदास हो जाता है तो वो क्या करेगा, तो थोड़ा एक दो पेग उस रात अपन 2 बजे तक पिया, है ना। तो कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग, कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग्स, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया, रूल 22 में बताया गया। शादी करके आपका क्या कर दिया, बंदा जो है ड्रिंक लगाना शुरू कर दिया, है ना। दूसरी बात, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, शादी जब हो जाता है किसी का गर्लफ्रेंड का, तो बॉयफ्रेंड क्या करेगा उसके बाद, शादी तो हो चुका है, तो जब जाओ भाई वही काम करो जो करना है ना। तो शादी के बाद वही 2 पेग लगाना पड़ता है। तो रूल 22 में आपके कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक और ड्रग के बारे में बताया गया। अब उसके बाद का देखिए, हम लोग इसके बाद का जो है वो पहले ही ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए थे, है ना। ये 23, 24 और 25 जो है हम लोग पहले ही डिस्कस किए हुए थे। तो अभी हम लोग इसको हटा देते हैं और उसमें लास्ट में जाके जोड़ देते हैं, है ना। 23 में इंटरप्रिटेशन, 24 में डेलीगेशन पावर और 25 में रिपीलेंट सेविंग। तो यहाँ तक हमारा ये टोटल 25 रूल जो है वो खत्म होता है ना, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन किए। ठीक है। अब अच्छा चलिए, एक खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा बाकी है। अब मान लीजिए दारू तो पी लिए भाई, उसका साफ सफाई कौन करेगा, है ना। तो अगर दारू किसी ने पी लिया उसके बाद साफ सफाई करना पड़े, तो 22 में बताया गया आपका चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। बोला गया भाई ठीक है चलो घर पे काम के लिए किसी को रखना है, तो नॉट बिलो द एज ऑफ 14, नॉट बिलो द एज ऑफ 14, 14 साल के नीचे का कोई बच्चा को नहीं रखना है। तो 22 में, 21 में आपका शादी किया, 22 में दारू पिया, और साफ सफाई के लिए 22A में आपका चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट को जो है वो आपका नहीं करना है, 14 साल के नीचे का बच्चा को नहीं रखना है। उसके बाद आपका 23, 24, 25 जैसा था वैसा है ना, नॉट गिविंग एम्प्लॉयमेंट बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। आज के क्लास में हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगला क्लास जो रहेगा उसमें जाके हम लोग ये रूल को डिटेल्स में डिस्कशन कर लेंगे। एक बार चलिए फिर से फटाफट से हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। एक बार रिकैप कर लेते हैं तो आप लोगों को और याद हो जाएगा। एकदम शुरू से हम बोलते जाएंगे, 5 मिनट का रिकैप्चुलेशन रहेगा हमारा, आपको बताते जाना है। रूल नंबर 1 क्या है बताइए फटाफट से, मैठी जी, मठी जी, मठी के और बाकी लोग, शत्रुधन फटाफट से बताइए। रूल नंबर 1 क्या बताया गया था, मेरे साथ आंख बंद करके याद करिएगा तो भी आपको याद हो जाएगा। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन, STCA, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन, वेरी गुड। रूल 2 में क्या बताया गया था फटाफट से बताइए। रूल 2 में क्या बताया गया था फटाफट से अरविंद जी, चलिए वेरी गुड डेफिनेशन, वेरी गुड डेफिनेशन, बिल्कुल। अच्छा बताइए, रूल 3 में हमारा जनरल प्रोविजन था, 3 के 1 में क्या था, 3 के 1 3 के 1 बताइए फटाफट से। 3 के 1 में क्या बताया गया, 3 में आपका जनरल था, 3 के 1 में था इंटीग्रिटी, 3 के 1 में था एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मधुस्मिता जी। 3 के 1 में था एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। 3 के 1 में क्या था, 3 के 1 में क्या था, 3 के 1 3 के 1 में डिवोशन टू ड्यूटी, वेरी गुड अब्राहम जी, डिवोशन टू ड्यूटी। 3 के 1 में क्या था, 3 के 1 में डू नथिंग, डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, वेरी गुड, अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा 3 के 1 हम लोग देखे, 3 के 2 में क्या बताया गया था, 3 के 2 में हम लोग क्या देखे थे, एक्टिंग ऑन ओन जजमेंट और डायरेक्शन, है ना। 3 के 2 में था एक्टिंग ऑन ओन जजमेंट और डायरेक्शन। सुपरवाइजर का ऑफिसर रहेगा, सुपीरियर का ऑर्डर रहेगा, रिटर्न में होगा या फिर आपका वर्बल होगा, कैसे होगा, है ना, उसमें कैसे काम कर सकते हैं, ये सारा बात 3 के 2 में बताया गया। चलिए 3 के में क्या बताया गया फटाफट से बताइए। 3 के में प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, वेरी गुड, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा 3 के 2 में क्या बताया गया था फटाफट से बताइए, जो लोग ज्वाइन जवाब नहीं दे रहे हैं वो लोग भी जवाब दीजिए। 3 के 2 में ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, वेरी गुड। 3 के 3 में क्या बताया गया था, 3 के 3 में फटाफट से, 3 के 3 सेक्सुअल हैरेसमेंट, बिल्कुल सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में 3 के 3 में बताया गया था। अच्छा चलिए, प्राइवेट ट्रेड और जो आपका
किसी प्राइवेट फार्म पे, किसी कंपनी में गवर्नमेंट सर्वेंट का जो नियर रिलेटिव है उनके ज्वाइनिंग के बारे में कहाँ पे बताया गया था? रूल 4 में बताया गया था। चलिए बढ़िया है। पॉलिटिक्स के बारे में कहाँ पे बताया गया था? पॉलिटिक्स के बारे में रूल 5 में बताया गया था। रूल 6 में क्या बताया गया था? रूल 6 में रूल 6 में एसोसिएशन के बारे में बताया गया था। वेरी गुड। रूल 7 पे क्या बताया गया था? फटाफट से बताइए। रूल 7 फटाफट से। रूल 7 फटाफट। मधुस्मिता वेरी गुड। कुलदीप, सची, अक्षय, अभिजीत, राजीव, स्ट्राइक के बारे में बताया गया। डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक, बिल्कुल। अच्छा, रूल 8 में क्या बताया गया था? फटाफट से बताइए। 8 में देखता हूँ पहले जवाब कौन देता है? मीडिया, वेरी गुड अक्षय जी। 8 में क्या बताया गया? प्रेस और मीडिया के बारे में बताया गया। अच्छा, 9 9 में क्या बताया गया था? फटाफट से। चैनल 8, बिल्कुल। 9 में क्या बताया गया था? 9 में क्या बताया गया था? फटाफट से बताइए। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, वेरी गुड मिठी जी। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट उचित। चलिए, हमारा इंग्लिश हिंदी सब मिल गया है। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट करना उचित नहीं है। चलिए, एविडेंस बिफोर कमिटी कहाँ पे बताया गया था? एविडेंस बिफोर कमिटी, एविडेंस बिफोर कमिटी रूल 10 में बताया गया था। वेरी गुड। चलिए, रूल 11 में क्या बताया गया था? रूल 11 में क्या बताया गया था? रूल 11 में फटाफट से बताइए। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, वेरी गुड अभिजीत जी, कुलदीप जी, मठी, प्रवीण, मधुस्मिता, विश्वनाथ, अनुसुआ, वेरी गुड। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा बताइए, सब्सक्रिप्शन के बारे में कहाँ पे बताया गया था? सब्सक्रिप्शन के बारे में रूल 12 में बताया गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बताइए, डाउरी के बारे में कहाँ पे? प्रवीण जी, चलिए, डाउरी के बारे में कहाँ पे बताया गया था? फटाफट से बताइए। 13A में बताया गया था डाउरी। प्रवीण जी 13 में नहीं है, 13A में डाउरी है। ठीक है, 13A में आपका डाउरी है। 13 में क्या बताया गया था? फटाफट से बताइए। 13 में क्या था? 3A में नहीं है, विशाल जी पिटाई खाइएगा। 3A में क्या है? गिफ्ट। 13 में क्या था? गिफ्ट था, बिल्कुल। 13 में आपका गिफ्ट था। अच्छा बताइए, डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट कहाँ पे बताया गया? डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, बिल्कुल आपका 14 में बताया गया। अच्छा, इंसॉल्वेंसी के बारे में कहाँ पे बताया गया? इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी 17 में बताया गया, 14 में नहीं है, 17 में बताया गया है ना। इंसॉल्वेंसी के बारे में 17 में बताया गया। अच्छा बताइए, इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग, बोरोइंग, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया? प्रवीण जी इंसॉल्व। अच्छा, 14 किसने बोला? फिर से पिटाई खाना है। 18 में नहीं है सोनी जी, 18 में नहीं है, 16 में था, है ना। हमने देखा था 14, 15, 16, 17, 14, 15, 15A, 16 और 17 हम लोग देखे हुए थे। देशी था, डेमोन्स्ट्रेशन, प्राइवेट ट्रेड एम्प्लॉयमेंट, आपका सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन, फिर इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग, बोरोइंग, फिर आपका इंसॉल्वेंसी। और 18 में आपका प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया सोनी जी। 18 में आपका प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया, प्रॉपर्टी इन इंडिया, है ना। फॉरेन के प्रॉपर्टी के बारे में कहाँ पे बताया गया? फटाफट से बताइए। फॉरेन के प्रॉपर्टी, फॉरेन के प्रॉपर्टी के बारे में कहाँ पे बताया गया? बिल्कुल कुलदीप जी, वेरी गुड। 18A में, वेरी गुड अक्षय जी, मधुस्मिता, शत्रुधन, प्रद्युत, वेरी गुड। 18A में। अच्छा, 3 ही लोगों ने जवाब दिया और बाकी लोग कहाँ गया? 18A में इतना कम का है जवाब है? फटाफट से बताइए। फॉरेन के प्रॉपर्टी के बारे में बाकी लोग, क्या हुआ, नींद आ गया क्या? चलिए, अच्छा आपने भी जवाब दिया 18A में, बिल्कुल, है ना। 18A में है, फॉरेन के प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया। चलिए बताइए, विंडिकेशन ऑफ एक्ट एंड कैरेक्टर, विंडिकेशन ऑफ एक्ट एंड कैरेक्टर कहाँ पे बताया गया? अभिजीत, बंटी, अनुष्वा, विश्वनाथ, अक्षय, वेरी गुड, सची, दिनेश, कुलदीप, मधुस्मिता, ज्योतिर्मय, बिल्कुल 19 में आपका बताया गया। अच्छा बताइए, जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस है उसके बारे में कहाँ पे बताया गया था? आउटसाइड इन्फ्लुएंस, बिल्कुल रूल 20 में आपका बताया गया था। अच्छा, 21 में क्या बताया गया था? बताइए फटाफट से। 21 में क्या बताया गया था? 21 में, वेरी गुड ज्योतिर्मय जी। 21 में आपका शादी के बारे में बताया गया, विवाह के बारे में बताया गया, वेरी गुड। 21 में शादी। अच्छा, दारू के पीने के बारे में कहाँ पे बताया गया था? नहीं पीना है, बट ऐसे ही। चलिए, 22 में बताया गया, है ना। 21 में नशा नहीं है, 21 में शादी करना है, 21 में शादी का नशा, और 22 में इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग का नशा। ठीक है अरविंद जी, 22 में आपका इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग के बारे में बताया गया। अच्छा बताइए, 14 साल के नीचे का बच्चा को नहीं लेना है, कौन सा रूल में बताया गया? 22 के ए में बताया गया, वेरी गुड। 22 के ए में बताया गया। अच्छा, इंटरप्रिटेशन के बारे में कहाँ पे बताया गया? इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन 23 में बताया गया। रिपील एंड सेविंग के बारे में कहाँ पे बताया गया? रिपील एंड सेविंग
24 में नहीं है। रिपेलेंट सेविंग विश्वनाथ जी 25 में बताया गया। खाली सब क्या हम सीरीज में ही पूछेंगे, आगे पीछे नहीं कर सकते हैं क्या? चलिए, रूल 25 में बताया गया। ठीक है, तो आज आपका काम है इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, पूरा रूल को याद कर लीजिए, और कल सुबह से आपको ये 25 रूल जो है याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस दे रहे हैं, अगर आप आईपी एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो सबसे कॉमन वाला, सबसे बच्चा वाला रूल जिसको आपको याद करना है वो है आपका ये आपका सीसीएस कंडक्ट रूल। ठीक है, यहाँ पे किसी ने नंबर मांग रहा है। चलिए भाई, बचपन में हमको एक लड़की ने भी कभी मेरा नंबर मांगी नहीं। चलिए, आज आप मांगे हैं जितेंद्र जी, तो भले ही आप लड़की नहीं है पर मैं मेरा नंबर आपको दे रहा हूँ, 64041661। ठीक है, यहाँ पे मेरा नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो इस नंबर पे हालांकि आप कॉल करिएगा तो मिलेगा नहीं, बट आप व्हाट्सएप में हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू मैठी जी। ठीक है, इस व्हाट्सएप में मैसेज करिए, हम आपसे बात कर लेंगे जो भी इशू रहेगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि हमसे बात करना तो अभी व्हाट्सएप में आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल फ़ोन रख लेता हूँ मेरे पास, आप कॉल करिएगा तो हम बात भी कर पाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।